गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 11th क्लास की फिजिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है। अभी तक सिर्फ एक लेक्चर ही कंप्लीट हुआ है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भौतिक जगत, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, आज यहाँ से आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू कर देनी है। आपको जो भी नोट्स लिखवाए जाएंगे, जो भी कंसेप्ट आपको समझाए जाएंगे, उनको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो प्यारे बच्चों, आपको अभी तक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आपकी फिजिक्स में कितने चैप्टर्स होंगे, कौन से राइटर की आपको बुक पढ़नी है। बुक के बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बुक पढ़नी है। आप कोई भी एक रिफ्रेशर बुक ले सकते हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स को या जिसमें डेरिवेशन को अच्छे तरीके से समझाया गया हो। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर नंबर 1 में कोई न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, और जो कुछ 11th की चीजें हैं, कुछ 12th क्लास की चीजें हैं, वो इस चैप्टर में कंबाइन करके दी गई है। जैसे आपकी 11th की पूरी फिजिक्स में क्या क्या होगा, कुछ छोटी छोटी बातें इस चैप्टर में दी गई है। आपको चैप्टर के नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है, भौतिक जगत। मतलब जो भी इस पूरी दुनिया में चीजें हैं, जो भी साइंस के अंतर्गत आती है, वो चीजें हमें इसमें पढ़नी है। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विज्ञान की डेफिनेशन। वैसे आपको समझा दी गई है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का प्रायोगिक प्रेक्षणों, जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, एवं वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर विस्तृत, गहन एवं सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। एक बार और देखते हैं इसको। प्राकृतिक घटनाओं का प्रायोगिक प्रेक्षणों एवं वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर विस्तृत, गहन एवं सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। ये आपको कॉपी में लिखना है। फिर विज्ञान से बाद में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को समझते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, मतलब रुकी हुई अवस्था, गति की अवस्था अथवा आकृति में परिवर्तन कर सकता है, बल कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, बल क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई बाह्य कारक है। प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल है। वैसे तो जो हमारी नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसमें बहुत सारे बल होते हैं, लेकिन जो मूल बल है, हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनमें से पहले बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो आपने पहले भी काफी चीजें सुन रखी होगी कि न्यूटन वाला किस्सा आपने सुना होगा कि न्यूटन के सामने क्या गिरा, एक सेब गिरा, तो सेब नीचे क्यों गिरा, वो सेब ऊपर क्यों नहीं गया। तो इस तरह की कई चीजें आपने ऑलरेडी सुन रखी होगी। तो चलिए समझते हैं इसको। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच या किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। ठीक है ना। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, इसको समझना ध्यान से, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, हमारे पास कोई भी दो वस्तुएं हैं, कोई भी दो पिंड है, उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझते हैं कैसे। देखिए, हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये और एक वस्तु ये। इस वस्तु का द्रव्यमान m1 है और इस वस्तु का द्रव्यमान m2 है। दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा क्रम। किसी के भी बटे में रख देना, मतलब उल्टा क्रम। अब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटा देंगे तो क्या लगा देंगे? कोई कांस्टेंट g लगा देंगे। अब इस g को हमें समझना पड़ेगा। g क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और जिसका मान भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो,
जहां g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तथा g इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ गुण भी होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के क्या गुण होते हैं। देखिए पहले में लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। देखो आपको समझना है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल, मतलब सब जगह काम करेगा और दो वस्तुओं के बीच ही काम करेगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घ परास बल है। दीर्घ का मतलब आप समझते होंगे बड़ा, परास का मतलब रेंज और फोर्स, ठीक है? तो लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब अगला पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है, अतः यह एक संरक्षी बल भी है। तो आपको ये बल भी समझने पड़ेंगे कि केंद्रीय बल क्या होता है, संरक्षी बल क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है केंद्रीय बल। यदि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्यरत बल की दिशा उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो तो वह बल केंद्रीय बल कहलाता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल आदि, ठीक है? और देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है संरक्षी बल। तो संरक्षी बल, ये दो तरह के बल होते हैं, एक संरक्षी बल और एक असंरक्षी बल। इसको भी हम यहाँ पे थ्योरी में लिख लेंगे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला दुर्बलतम बल है। दुर्बलतम का मतलब क्या है? कमजोर, जिसको हम वीकेस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं। अगला पॉइंट, दो पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल का मान, दो वस्तुएं हैं उनके बीच जो भी गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो उनके बीच के माध्यम पर तथा अन्य पिंडों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो पिंडों के बीच जो भी गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो उनके बीच ना तो ये देखेगा कि मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, और ना ही ये देखेगा कि वहां पर और भी पिंड उपस्थित है या नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल दो ही पिंडों के बीच कार्य करेगा। समझ में आ रही है ना बात? तो ये था हमारा केंद्रीय बल। केंद्रीय बल आपको लिख लेना है। इसके बाद चलिए समझ लेते हैं हम संरक्षी बल क्या होता है और असंरक्षी बल क्या होता है। संरक्षी बल को इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। यदि किसी बल द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु की केवल प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, उनके पथ पर नहीं, तो बल संरक्षी बल कहलाता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिरवैद्युत बल, चुंबकीय बल आदि। बिल्कुल सिंपल है। आपको एक चीज अच्छे से ध्यान रखनी है कि कोई बल है, उस बल द्वारा या उस बल के विरुद्ध किया गया कार्य अगर उस वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे डिपेंड करता है, उसके रास्ते पे, उसके पथ पर डिपेंड नहीं करता, तब हम उस बल को क्या बोल देंगे? संरक्षी बल बोल देंगे। आपको एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? संरक्षी बल है। स्थिरवैद्युत बल ये भी संरक्षी बल है। चुंबकीय बल ये भी हमारा संरक्षी बल है। आई बात समझ में? अब हम पढ़ते हैं कि असंरक्षी बल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यदि किसी बल द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं के साथ साथ उनके बीच के पथ पर भी निर्भर करता है, तब बल असंरक्षी बल कहलाता है, जैसे घर्षण बल, श्यान बल आदि। आपको एक डिफरेंस इसमें नजर आया होगा कि जो संरक्षी बल है वो तो सिर्फ वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर ही निर्भर करेगा, उसके रास्ते पे नहीं करेगा। और लेकिन यहाँ पे क्या है? जो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था है उस पे भी निर्भर करेगा, और जो कण द्वारा तय किया गया पथ है उस पे भी निर्भर करेगा। तो इस प्रकार के बल को हम क्या बोल देंगे? असंरक्षी बल बोल देंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं घर्षण बल, श्यान बल आदि। देखो घर्षण बल तो वो होता है, एक सतह ये है, दूसरी सतह ये है, इसके बीच में जो बल रहेगा उसको हम क्या बोल देंगे? घर्षण बल बोल देंगे। जैसे हम सड़क पे चलते हैं ना, तो सड़क के और हमारे पैरों के बीच में क्या है? घर्षण बल है। समझ में आ रही है बात? अब श्यान बल, श्यान बल ये द्रवों के या गैसों के लिए काम करता है, या ऐसे बोल सकते हैं द्रवों की परतों के बीच कार्यरत बल को श्यान बल
कहते हैं, जो बल उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है। अब हम पढ़ते हैं वैद्युत चुंबकीय बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये टॉपिक आपका क्लास 12 से रिलेटेड है, लेकिन आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए, अच्छा होगा। आवेशित कणों के बीच कार्यरत बल वैद्युत चुंबकीय बल कहलाते हैं। दो आवेशित कण हैं, उनके बीच जो भी कार्यरत बल होंगे उसको हम क्या बोल देंगे? वैद्युत चुंबकीय बल बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पे कूलाम के नियम अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए समझते हैं कैसे। ये Q1 और Q2 दो आवेशित कण हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच जो वैद्युत बल होगा वो Q1 Q2 के तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए कैसे, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 के तो अनुक्रमानुपाती है, आर स्क्वायर तो बटे में है ना, तो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती का हम चिन्ह हटा देंगे तो कोई कांस्टेंट लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको बोल देंगे हम एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। और के किसी माध्यम का परावैद्युतांक है। के क्या है? किसी माध्यम का परावैद्युतांक। ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। जैसे निर्वात या वायु के लिए के की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगी। तो ये था हमारा वैद्युत चुंबकीय बल। अब हम पढ़ लेते हैं कि वैद्युत चुंबकीय बल के गुण क्या है, वैद्युत चुंबकीय बल की प्रॉपर्टीज क्या है। वैद्युत चुंबकीय बल का पहला गुण है, वैद्युत चुंबकीय बल एक केंद्रीय बल है, अतः यह संरक्षी बल भी है। तो आपको अभी तक समझाया गया है कि केंद्रीय बल और संरक्षी बल क्या होता है। दूसरा पॉइंट समझते हैं, यह बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। मतलब दो धनावेशित कण है तो प्रतिकर्षण बल रहेगा, और दो अपोजिट चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव है, तो उनके बीच आकर्षण बल काम करेगा। तीसरा, यह बल एक दीर्घप्रासी बल है, लॉन्ग रेंज फोर्स, अभी आपको समझाया था इसके बारे में। फोर्थ पॉइंट है, दो प्रोटोनों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल किसी भी स्थिर दूरी के लिए उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना प्रबल होता है। प्रबल का मतलब क्या? तेज या स्ट्रोंग। अब आप देख लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना ज्यादा है ये। अब फिफ्थ पॉइंट, यह बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। अभी आपको समझाए थे जब हमने कूलाम का नियम पढ़ा था कि दो आवेश है हमारे पास, एक Q1 है और एक Q2 है, तो उनके बीच के माध्यम पे भी डिपेंड करेगा, उनके बीच निर्वात है या वायु है या और कोई मीडियम है। समझ में आ रही है बात? तो ये हमने दो फोर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरे फोर्स की तरफ चलते हैं। तीसरा फोर्स है हमारा परबल नाभिकीय बल, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका मतलब क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों के बीच, नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच उपस्थित कार्यरत तीव्र आकर्षण, तीव्र का मतलब बहुत तेज, तीव्र आकर्षण बल को परबल नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। इनके बीच जो तीव्र आकर्षण बल होगा उसको हम परबल नाभिकीय बल बोल सकते हैं। इसके बारे में काम की बात हो रही है, ये भी आपको पढ़नी है। परबल नाभिकीय बल वैद्युत चुंबकीय बल से, परबल नाभिकीय बल वैद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना होता है, जो कि आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। परबल नाभिकीय बल के कुछ गुण भी है, जैसे अभी तक हम सभी बलों के गुण पढ़ रहे हैं, तो उन गुण को भी हमें जरूर पढ़ना है। नंबर 1, परबल नाभिकीय बल लघुपरास में कार्यरत आकर्षण बल है। और लघुपरास कितनी है? लगभग 10⁻−15 मीटर। देखो लघु का मतलब है छोटा, 10⁻−15 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/10⁻15 मीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 10⁻15 का मतलब क्या है? 1 के बाद में
15 बार जीरो लगा देंगे हम ऐसे 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 करके, तो यानी कि बहुत छोटी क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, क्या लिखा है, यह बल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबलतम बल है। तो प्रबलतम का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत पावरफुल। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की घात 38 गुना होता है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है ये। फोर्थ पॉइंट लिखा है, यह बल केंद्रीय बल नहीं है। अब तक हमने 3 बल के बारे में पढ़ लिया है, अब हम फोर्थ जो फोर्स है हमारा वो पढ़ लेते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखो, किसी रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा 6 में, बीटा 6 एक प्रक्रिया होती है, इसको हम अभी समझेंगे। बीटा 6 में तथा मूल कणों के बीच कार्यरत बल दुर्बल नाभिकीय बल होता है। एक तो बीटा 6 और एक मूल कणों के बीच में जो कार्यरत बल होगा उसको हम क्या बोल देंगे, दुर्बल नाभिकीय बल बोल देंगे। अब हम इस बीटा 6 की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। देखो, नोट पॉइंट पे ध्यान दो। बीटा 6 की प्रक्रिया में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित होता है, और इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, बीटा कण। यह बीटा कण एक अनावेशित कण, अनावेशित का मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं है, वो क्या है, एंटी न्यूट्रिनो, और एंटी न्यूट्रिनो को हम न्यू बार से प्रदर्शित करेंगे। ये न्यू है और इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, के साथ नाभिक से उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित का मतलब क्या है, निकलना। अब आपको एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे ध्यान देना है। अभिक्रिया क्या है, 0n1। 0n1 का मतलब है न्यूट्रॉन इक्वल टू 1h1 प्लस -1 बीटा 0 प्लस न्यू बार। 1h1 को हम प्रोटॉन बोलते हैं, -1 बीटा 0 को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, न्यू बार को हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो देखो, हमारे पास एक न्यूट्रॉन था, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, बीटा 6 प्रक्रिया, और न्यू बार यहाँ पे उत्सर्जित होगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे 4 फोर्स, ठीक है, 4 मूल बल थे जिनके बारे में हमने स्टडी किया है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने वाले हैं जो कि आपके पहले चैप्टर के अंदर ही दिए गए हैं। ये रूल्स बहुत सिंपल है, इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, आपस में कुछ ना कुछ समानताएं हैं। चलिए हम देख लेते हैं ये रूल्स क्या है। पहला रूल, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। मतलब इस नियम के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश संरक्षित रहेगा। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। वैद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो बस इतनी ही बात आपको लिखनी है कि इसमें वैद्युत आवेश संरक्षित रहता है। दूसरे रूल पे चलिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसमें क्या होगा, ऊर्जा संरक्षित रहेगी। कैसे, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल है। तीसरे वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसमें द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षित रहेंगे, इन्हें हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकेंगे। देखिए कैसे, द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है यदि द्रव्यमान क्षति का मतलब होता है हानि, डेल्टा m हो तब उसके समतुल्य ऊर्जा E इक्वल टू डेल्टा m c²। ये वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है, आपको इसे ध्यान से समझना है। E का मतलब क्या है, एनर्जी, m का मतलब क्या है, मास, और c क्या है, प्रकाश की चाल। किसमें, निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये 1 नंबर में आ सकती है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ चलिए, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इसमें रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। देखिए कैसे, यदि किसी निकाय पर, निकाय का मतलब क्या होता है, कोई भी सिस्टम या कोई भी वस्तु, निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य हो, कुल बाह्य बल क्या हो, शून्य हो, तब निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है, अर्थात P इक्वल टू mv। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। ये क्या रहेगा, नियत रहेगा। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, P1 इक्वल टू P2, या P1 की वैल्यू पुट करेंगे m1 v1 और P2 की वैल्यू पुट करेंगे m2 v2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 5th रूल पे चलते हैं,
कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। देखिए कैसे, यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण, ध्यान क्या देना है, कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तब निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अब आपको एक फॉर्मूला भी ध्यान से समझना है। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग, और कोणीय संवेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। कोणीय संवेग को हम L से प्रदर्शित कर सकते हैं और जड़त्व आघूर्ण को I से, और कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आपके लिए एक नया सिंबल है, इसको बोलते हैं हम ओमेगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे फिजिक्स के 5 रूल। बड़े आसान है, आपको इनको थोड़ा ध्यान से समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऊर्जा संरक्षण, तो ऊर्जा संरक्षित रहेगी। रेखीय संवेग संरक्षण, तो रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग संरक्षण, तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। संरक्षित का मतलब बचा रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। एक रूप से दूसरे रूप में हम इसको बदल सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपके पहले चैप्टर में कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन जितना भी है आपको उसे अच्छे से समझना है। इसमें कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन है हम उनको भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्लास को आपको अच्छे से समझना है। आपकी जो फेयर कॉपी है उस पे जो भी आपको कंटेंट यहाँ पे लिखाया गया है आप उसको नोट कर लेना, उसको समझने की कोशिश करना। जो प्रॉब्लम होगी मुझे बताना आप। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।